नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत महामारी के दौरान सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 भीषण चक्रवातों के दौरान देशवासियों के साहस, धैर्य और अनुशासन की सराहना की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने कोविड प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की घोषणा की। केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अगले महीने लगभग 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से कोविड के कारण जान गंवाने वाले कामगारों के आश्रितों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की। और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में MC मैरी कॉम और कजाकिस्तान की नाजिम काइजाइबे के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं अतहर सईद। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना वास्तव में एक बहुत बड़ा कार्य था। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने भलीभांति देखा है कि किस तरह डॉक्टरों, नर्सों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं ने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवाभाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर आई तो अचानक ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले ज्यादातर संयंत्र देश के पूर्वी हिस्सों में हैं और वहां से देश के अन्य भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों, ऑक्सीजन एक्सप्रेस और वायुसेना के चालकों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब टैंकर ड्राइवर ऑक्सीजन लेकर किसी अस्पताल में पहुंचते हैं तो ईश्वर के भेजे दूत ही लगते हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो महिलाएं ही चला रही हैं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक लोको पायलट शिरीषा गजनी से बातचीत की। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखिए सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर। ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया। 125 किलोमीटर्स 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह।
प्रधानमंत्री ने नौसेना, वायुसेना, थल सेना और DRDO जैसी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक जांच प्रयोगशाला थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। ये इतना बड़ा काम इन साथियों की वजह से ही संभव हो रहा है। कितने ही फ्रंटलाइन वर्कर्स सैंपल कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना, ये कितनी सेवा का काम है। अपने बचाव के लिए इन साथियों को इतनी गर्मी में भी लगातार PPE किट पहन के ही रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमूने संग्रह करने के काम में अनेक फ्रंटलाइन कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीजों के बीच जाना, उनका सैंपल लेना बड़ी सेवा का काम है। उन्होंने दिल्ली के एक प्रयोगशाला तकनीशियन प्रकाश कांडपाल से बातचीत की। कोरोना के जीवाणुओं के बीच में रहना ही पड़ता है, सामने से जाना पड़ता है, तो ये अपने आप में एक जिंदगी को संकट में डालने वाला मामला रहता है। तो परिवार को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इससे बचे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि अनाज की भरपूर पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अगरतला के किसानों को ही लीजिए, ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती है, इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाए गए। गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को GI टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने प्राकृतिक आपदाओं का साहसपूर्वक सामना किया है। उन्होंने संकट की घड़ी में साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सराहना की। अभी पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर 2 बड़े साइक्लोन्स का सामना किया। पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास। इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की। हम अब ये अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन 7 वर्ष के दौरान 15 क्षेत्रों में किए गए जनहितैषी उपायों का संकलन साझा किया है। इन क्षेत्रों में कोविड महामारी से निपटने से लेकर सबके लिए स्वास्थ्य, परिवर्तनकारी आर्थिक विकास और कारोबार सुगमता शामिल है। कोरोना महामारी से निपटने में नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर प्रकार से संसाधन जुटाए और प्रभावी तरीके से काम किया। देश में कोविड संक्रमण फैलने के 1 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। भारत इस महीने के अंत तक टीके की 20 करोड़ डोज देने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। देश के किसानों को समृद्ध करने के संदर्भ में नरेंद्र मोदी सरकार ने हमेशा प्रणालीबद्ध काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति या राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत को प्रथम रखने में विश्वास रखते हैं। पिछले 7 साल में न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत हुई है और ये नए स्तर पर पहुंच गई है। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार के सुधारों और साहसी फैसलों ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है।
छोटे उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में किए गए बड़े सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिला है। ये कोविड के बाद की विकास यात्रा का एक संकेत है। कारोबार अनुकूलता के संदर्भ में भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तेज छलांग लगाई है। भारत का स्थान 2014 में 142वें से बढ़कर वर्ष 2019 में 63वां हो गया है। वर्ष 2014 से ही महिलाओं का सशक्तिकरण मोदी सरकार की केंद्रीय प्राथमिकता रही है। सरकार ने सभी के लिए जीवन अनुकूलता पर अभूतपूर्व ढंग से ध्यान केंद्रित किया है। पासपोर्ट प्रक्रिया, आईटी रिफंड, डिजिटल पेमेंट तथा प्रक्रियाओं को आसान बनाने सहित बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। युवाओं को सशक्त करने के संबंध में सरकार ने कई उपाय किए हैं। युवाओं को मजबूती देने के लिए शिक्षा, रोजगार, उद्यमशीलता या खेल जैसे क्षेत्रों में नई पहल शुरू की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के मोर्चे पर पिछले 7 साल के दौरान भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं और रोजगार के अनेक अवसर सृजित किए हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है। जीवंत और आकांक्षी मध्यम वर्ग भारत के विकास का इंजन है और इसके लिए मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो अन्य सरकारों ने नहीं किए थे। मुद्रास्फीति और कर घटाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को आम आदमी के लिए किफायती बनाया गया है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मोदी सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों में प्रमुख तत्व रहा है। पिछले 7 सालों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न मोर्चों पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। क्षेत्र की विविधता और जीवंतता तथा इसकी अनूठी क्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी वास्तविक संभावना को हासिल करने में मदद मिल सकती है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि उनका और उनके सरकार का उद्देश्य 135 करोड़ भारतीयों की सेवा करना है। सरकार के हर कदम पर सेवा की भावना एक मार्गदर्शक रही है। महामारी के दौरान लोगों की सेवा करना हो या गरीब परिवारों तक अनाज पहुंचाना हो या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से रिकॉर्ड स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद हो, यह सभी सेवा की भावना को दर्शाते हैं। वहीं सरकार पिछले 7 वर्षों में सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत कर रही है। इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 35,000 करोड़ रुपए की राशि केवल कोविड टीकाकरण अभियान के लिए रखा गया है। वहीं विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए श्री मोदी ने इसके खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने उपलब्धियों से भरे केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 7 वर्ष में लोक सेवा, जनकल्याण, विकास, सुशासन और सुधार में एक नया अध्याय लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज गांवों और मलिन बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान करने और उनकी समस्याओं का हल करने के प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वह उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया। मैं आज उनके 7 वर्ष पूरे होने पर उनको जहां बधाई देता हूं, वहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी उम्र मिले, वो लंबे समय भारत की इसी तरीके से सेवा करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब देश की तरक्की का आधार है आपका टैक्स भुगतान, तो फिर क्यों ना हो उसकी प्रक्रिया आसान। इसीलिए 7 जून 2021 से आ रहा है ई-फाइलिंग 2.0, आयकर विभाग का नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल www.incometax.gov.in। इसमें है लॉगिन के लिए सुरक्षित और एकाधिक विकल्प, ऑनलाइन कर भुगतान के लिए अनेक विकल्प, उपयोगकर्ता मैनुअल और स्टेप बाय स्टेप वीडियो गाइड का सपोर्ट। इसके अलावा और भी कई नए फीचर्स। ये नया पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 से प्रारंभ होगा। इस प्रक्रिया में 1 से 6 जून 2021 तक ई-फाइलिंग जैसी ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत महामारी के दौरान सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 भीषण चक्रवातों के दौरान देशवासियों के साहस, धैर्य और अनुशासन की सराहना की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने कोविड प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की घोषणा की। केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अगले महीने लगभग 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से कोविड के कारण जान गंवाने वाले कामगारों के आश्रितों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की। लगातार 17वें दिन आज कोविड मरीजों में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वाले व्यक्तियों से अधिक रही। पिछले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर 2,76,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि इसी अवधि में 1,65,553 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। प्रतिदिन के आधार पर कोविड से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस दौरान पिछले 46 दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 91.25% हो गई है। भारत ने अब तक 21 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक देकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्रालय ने बताया है कि कल देश में 30,35,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से लगभग 26 लाख लाभार्थियों को पहला और लगभग 4 लाख को दूसरा टीका लगाया गया। रेल विभाग ने देश भर में 15 राज्यों को 21,392 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति कर राहत पहुंचाने की यात्रा लगातार जारी है। भारत सरकार कोविड महामारी के दौरान नागरिकों के लाभ के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन के नंबरों के बारे में जानकारी का प्रसार करती रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा है। कोविड से संबंधित प्रश्नों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567 और ये दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का हेल्पलाइन नंबर है 08046110007। मंत्रालय ने पिछले कई महीनों में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है। निजी टीवी चैनलों को भी सलाह दी गई है कि वे उपयुक्त तरीकों से इन हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दें। केंद्र ने कहा है कि राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अगले महीने लगभग 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 6 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की जाएगी। ये टीके स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के प्राथमिक समूहों, कोविड योद्धाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए होंगे। ये टीके केंद्र सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ 86 लाख से अधिक टीके सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों को खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए विदेशी सहायता की खेप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत भेजी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र को पिछले महीने की 27 तारीख से विभिन्न देशों और संगठनों से चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। कुल मिलाकर 18,265 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 19,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 15,256 वेंटिलेटर, 7 लाख से अधिक रेमडेसिविर शीशियां और 12 लाख फेविपिराविर टैबलेट सड़क और हवाई मार्ग से वितरित किए गए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आंशिक कोविड कर्फ्यू में आज कुछ छूट देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए। नए दिशा निर्देश 1 जून से प्रभावी होंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार ये छूट उन जिलों में नहीं मिलेगी जहां कोविड-19 संक्रमण के 600 से अधिक सक्रिय मामले हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के 55 जनपदों को इसका लाभ मिलेगा, जहां पर दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह में 5 दिन खुले रहेंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक 2 दिन शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी के साथ लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान दुकानों और बाजारों को विसंक्रमित किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। गेहूं क्रय केंद्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की स्वीकृति रहेगी। गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 के लिए कार्य करने वाले सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की उपस्थिति सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रहेगी और अन्य सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी रोस्टर के आधार पर 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। शादियों और समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों और शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। इसलिए इन जिलों के नगरीय क्षेत्रों में केमिस्ट, राशन दुकानें, किराना, फल सब्जी, डेयरी, आटा चक्की और पशु आहार की दुकानें 25% से अधिक नहीं खुलेंगी। ये दुकानें शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। वहीं 5% से कम पॉजिटिविटी दर वाले नगरीय क्षेत्रों में 50% दुकानें खुलेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर और पिकनिक स्पॉट फिलहाल पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे। अनलॉक के दौरान धार्मिक और पूजा स्थलों में एक समय पर 4 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों के मौजूद रहने की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रम में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। दिल्ली में कुछ गतिविधियों को आंशिक छूट के साथ कल सुबह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के आदेश में कहा गया है कि सोमवार से स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों में बंद परिसरों के भीतर विनिर्माण और उत्पादन इकाइयों में काम करने की छूट दी गई है। सिक्किम में कल तक घोषित राज्यव्यापी लॉकडाउन को अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार 20% से अधिक संक्रमण दर को देखते हुए ऐसा किया गया। गोवा में INS हंस पर एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MK3 को एयर एम्बुलेंस में बदला गया है। इसमें गहन चिकित्सा कक्ष ICU बनाया गया है। इससे खराब मौसम में भी गंभीर रोगियों को निकाला जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इस हेलीकॉप्टर में ICU कक्ष हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तेलंगाना सरकार ने कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन को 10 दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। इसके चलते इस महीने की 31 तारीख तक लगाया गया लॉकडाउन 10 और दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म के प्रदर्शन के बारे में मितकों और गलत सूचनाओं को खारिज किया है। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने बताया कि कोविन प्लेटफॉर्म को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये साइबर हमलों का शिकार नहीं होगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में टीकाकरण प्रक्रिया के डिजिटीकरण के महत्व पर जोर दिया। Suppose you got vaccinated at place X and then you had to travel to place Y, Delhi, and probably you went to Trivandrum. Then obviously you can't come to Delhi back again for vaccination purposes. So you should have the facility to get, second dose in Trivandrum. Now how will you be able to get it? You will be able to get it only when the data is portable. The data is accessible from Trivandrum also. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से कामगारों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषणा की है। ESIC के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के सभी आश्रित परिजन इसका लाभ उठा सकेंगे। ये लाभ कोविड से पीड़ित होने या बीमित व्यक्ति की कोविड से मृत्यु होने पर भी प्राप्त होंगे। इसके लिए बीमित व्यक्ति का ESIC में कम से कम 3 महीने पहले पंजीकृत होना आवश्यक है। EPFO ने कर्मचारी जमा आधारित बीमा योजना का लाभ अधिकतम 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। ये लाभ कर्मचारी की अकाल मृत्यु होने पर मिलेगा।
इसके लिए कर्मचारी का कम से कम 12 महीने पहले से भविष्य निधि से जुड़े रहना अनिवार्य है। कर्मचारी के परिजनों को कम से कम 2.5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये लाभ अनुबंध पर काम कर रहे या अंशकालिक कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता सहित कई तरह की सहायता देने की घोषणा की है जिनके माता पिता या किसी एक की कोविड महामारी से मृत्यु हो गई है। ट्वीट संदेश में श्री नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। दुबई में एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरीकॉम को हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में उन्हें 2 बार की विश्व चैंपियन कजाकिस्तान की नाजिम काइजाइबे ने हराया। इसके अलावा लालबुतसाही 64 किलोग्राम वर्ग में, पूजा रानी 75 किलोग्राम में और अनुपमा 81 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी। अब तक भारतीय महिला टीम की 6 खिलाड़ी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गोवा मनोरम समुद्र तट और आतिथ्य संस्कार के लिए प्रसिद्ध है और ये राज्य आर्थिक वृद्धि तथा सतत विकास का उत्तम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गोवा के लोग अपने आतिथ्य सत्कार और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने गोवा के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरी की कामना भी की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी गोवा राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने आने वाले वर्षों में गोवा का विकास नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कामना की। असम सरकार ने मानसून के दौरान बाढ़ से बचाव और नुकसान रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी GD त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि राज्य में राहत शिविर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 4000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल के दल 40 स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। सरकार ने कोविड महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए आपात ऋण सुविधा गारंटी स्कीम ECLGS का लाभ अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी पहुंचाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ECLGS के चौथे चरण में अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर 100% गारंटी दी जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि इन ऋणों पर ब्याज की दर 7.5% निर्धारित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड की दूसरी लहर का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, भारत महामारी के दौरान सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 भीषण चक्रवातों के दौरान देशवासियों के साहस, धैर्य और अनुशासन की सराहना की। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने कोविड प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की घोषणा की। केंद्र ने कहा, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अगले महीने लगभग 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे।
श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से कोविड के कारण जान गंवाने वाले कामगारों के आश्रितों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।